अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत से ठीक है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आप लोगों के साथ हैं। आपके वालिदैन का साया जो है वो आप लोगों पर कायम रहे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। इससे पहले कि ज़रा वीलॉग की तरफ चलें और बताएं कि जनरल फैज़ हमीद के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या करने वाली है और कौन-कौन से स्कैंडल सामने लेके आने वाली है आने दिनों वाले दिनों में। गुजारिश है आप लोगों से यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो सवाल पूछा जाए जवाब दें, और सोशल मीडिया टॉक शो वन हमारा जो फेसबुक का पेज है उसको भी आप लोग ना भूलें फॉलो करना। इमरान खान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर जिसने भी एहसान किया है ना, ये सबसे पहले जब मौका मिलता है उसी पर हमलावर होता है और उसी को कहीं का नहीं छोड़ता। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बारी आ गई है फैज हमीद साहब की, जिसने सबसे ज्यादा इमरान खान को सपोर्ट किया। बेशक अब उस पर यह इल्जाम लग रहा है क्योंकि वो खुद आर्मी चीफ बनना चाहता था, इसलिए सारा कुछ इमरान खान से करवा रहा था। इमरान खान सफाइयां दिया करता था कि फैज हमीद आर्मी चीफ नहीं बनना चाहता, लेकिन अब वो राज खुलने शुरू हो गए हैं जिनके बारे में उस वक्त इमरान खान साहब डिफेंड किया करते थे। इमरान खान के हुक्म पर जुल्फी बुखारी ने फैज हमीद पर सब कुछ डालना शुरू कर दिया है। जुल्फी बुखारी कहता है कि हमारा तो कोई कसूर नहीं है, ये जो भी किया है, आज मुल्क की जो भी हालत है, बल्कि इमरान खान जो जेल में है उसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ फैज हमीद साहब हैं। ये जुल्फी बुखारी कल रात को एक इंटरव्यू में फरमा रहे थे, उससे पहले भी वो जो फरमा चुके हैं अपने एक प्रोग्राम में, वो भी आप लोगों को पता है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहता था। हमारी स्टैब्लिशमेंट या फौज से किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं थी। मतलब कहने का उनका ये मतलब है कि इमरान खान साहब की फौज से या स्टैब्लिशमेंट से किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं थी। हमारी लड़ाई बल्कि लड़ाई दो बड़े अहम ओहदों में थी। अब ये आप समझ सकते हैं कि कौन से दो बड़े ओहदे थे। अब उनके कहने का मतलब जो है वो आप लोग समझ जाए, एक आर्मी चीफ और एक वजीर आजम, ये दो बड़े ओहदों की लड़ाई थी। इन दो ओहदों में लड़ाई की वजह बद एतमादी थी, एतमाद नहीं था दोनों में। जनरल बाजवा में और इमरान खान साहब में कोई बद एतमादी पैदा हो गई थी, एक दूसरे पर एतबार नहीं करते थे। यही लड़ाई की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का इस वक्त एक दूसरे के साथ चलना मुमकिन नहीं था। दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो चुके थे, यानी वज़ीर आज़म ऑफिस की आर्मी चीफ के ऑफिस के साथ या डीजी आई के साथ तलकात होने चाहिए, तल्लक से ओहदे रखना चाहिए, ना कि शख्सियत से। पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, जब भी किसी शख्सियत पर इन्हिसार किया जाता है तो नुकसान होता है, चाहे वो हम हों, चाहे माजी में बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद है। अब यहाँ पे थोड़े से लफ्जों में जुल्फी बुखारी साहब जो है ना, वो सारे का सारा मुद्दा जो है ना वो आर्मी चीफ पर, जनरल फैज पर डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि दो जो बड़े ओहदे थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके दफ्तर में और वजीर आजम के दफ्तर में बदइतमादी थी। साथ चलने के लिए दोनों को साथ रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल हो रहे थे। हमें इनफरादी शख्सियात पर इंसार करना छोड़ देना चाहिए। अब ये जुल्फी बुखारी पूरी कौम को, पूरी कौम के लीडरों को, पाकिस्तान की पूरी स्टैब्लिशमेंट को समझा रहे हैं, बच्चों की तरह समझा रहे हैं, और वही रवैया इख्तियार कर रहे हैं जो किसी दौर में इमरान खान साहब आपको, मुझे और पूरी कौम को समझाने की कोशिश किया करते थे कि बॉर्डर जर्मनी के और जापान के कैसे आपस में मिलते हैं, साल में 12 मौसम कैसे होते हैं, और बहुत सारी दूसरी चीजें आप लोगों को याद है। रियासत मदीना से लेके जो भी बात कर ली जाए उस पर समझाने की हमें कोशिश किया करते थे। आज वही कुछ जुल्फी बुखारी ने भी शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि हमें इनफरादी शख्सियात पर इनसार छोड़ देना चाहिए। हम किसी भी शख्सियत पर एतबार इनसार करें, ये सियासी पार्टी की सबसे बड़ी गलती है। इसमें कोई शक नहीं है, जनरल फैज आर्मी चीफ बनना चाहते थे, इसीलिए वो इतलातियात इंटेलिजेंस को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते थे। जिस तरह उन्होंने पिंकी पीरनी को पीर बनाया हुआ था। अब पिंकी पीरनी जब घर पे इमरान खान साहब आते थे, उनका चेहरा लटका था, वो बताती थी कि आज आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। तो इमरान खान साहब कहते थे ओए होए 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 होए, किड्डी पहुंची हुई है। यार ये घर बैठ कर मेरे दफ्तर में सारा दिन जो मुझे मसाइल हैं, जिनके साथ मैं लड़ रहा हूँ, जो मेरे मसले हैं, उनका एक एक चीज का बीबी को पता है। तो ये बहुत पहुंची हुई फकीर है, ये पहुंची हुई अल्लाह लोगनी है। मतलब इसके हाथ में जो जिन है, इसके जो बाबे हैं, सारा दिन इसके पास बैठ कर छड़ियां खाते हैं और इसके लिए मालूमात इकट्ठी लेके आते हैं, और उन्हीं बाबों की वजह से ही मैं जो है चीजें जो है ना वो ठीक कर सकता हूँ। फिर वो सारे मसाइल होते थे, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या होती थी, उसके पीछे बाबा कौन होता था, वो जनरल फैज हमीद होता था। वो सारे बाबे जो है ना, जो पिंकी पीरनी को मतलब के सारा कुछ कर करा के देते थे, उन बाबों के पीछे बड़ा बाबा जनरल फैज हमीद होता था। जुल्फी कह रहा है कि जनरल फैज हमीद खुद को आर्मी चीफ बनाना चाहता था,
اس لیے عمران خان کو ملنے والی اطلاعات انٹیلیجنس اپنے مفاد میں مینیپولیٹڈ اور ہم مینیپولیٹڈ ہوئے، یعنی فیض حمید نے انٹیلیجنس وہی عمران خان کو دیتا جو اس کے مفاد میں ہوتی تھی۔ زلفی کے کہنے کا مطلب ہے باجوہ اور عمران خان میں لڑائی بھی فیض حمید نے کرائی۔ اب یہاں پہ ان باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے نا کہ فیض حمید جو ہے وہ ان دونوں کی لڑائی کرانا چاہتا تھا اور جنرل باجوہ کو فارغ کروا کر ان کی جگہ پر خود بیٹھنا چاہتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم ہے، اس کے پاس پاور ہے، وہ باجوہ کو فارغ کر سکتا ہے اور باجوہ کو فارغ کر کے مجھے بٹھا سکتا ہے۔ تو انفارمیشن وہ وہی پاس کرتا تھا عمران خان صاحب کے آفس کو یا عمران خان کو، جو جنرل فیض کے مفاد میں ہوتی تھی، اور جب اس کے مفاد میں صرف ہوگی تو وہ وزیر اعظم کے مفاد میں نہیں ہوگی، عمران خان کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ دیکھیں جب یہ ساری چیزیں تب کہی جاتی تھی تب پی ٹی آئی والے مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک پیج پر ہے، کہا جاتا تھا کہ جنرل فیض سارا کچھ یہ آرمی چیف بننے کے لیے کر رہا ہے، اس ملک کی تباہی کے پیچھے جتنی چیزیں ہیں اس کا سرا صرف ایک چیز سے ملتا ہے کہ جنرل فیض آرمی چیف بننا چاہتا ہے، چاہے وہ کابل ہو، چاہے وہ دھرنا ہو اسلام آباد فیض آباد والا، کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے نواز شریف اور اس کی بیٹی کو سزا دلانا ہو، چاہے شوکت عزیز صدیقی کو نکالنا ہو، چاہے پناما کیس ہو، کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے پیچھے نظر یہی آتا تھا کہ جنرل صاحب جو ہے اگلے 10 سال کا پلان بنا کر بیٹھے ہیں اور وہ 10 سال تک حکومت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ہماری کوئی نہیں مانتا تھا، لیکن آج اپنے منہ سے مان رہے ہیں، وقت کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں دوستو، آج صبح آپ کو بتایا تھا کہ مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشنل کونسل میں کاروائی چل رہی ہے، اہم پیش رفت ہوئی ہے اور نقوی کے خلاف 2 تگڑی جائیدادوں کی تفصیلات آج 3 بجے طلب کر لی گئی ہے۔ کونسل نے متعلقہ افسران ریکارڈ سمیت مظاہر نقوی کے خلاف پیش ہونے کا حکم دیا تھا، جب مظاہر نقوی جانتا تھا کہ ایک بار کاروائی کا آغاز ہو گیا تو پھر روکنا مشکل ہو جائے گا، پھر راہ اختیار بھی نہیں کر پائے گا، یعنی استعفیٰ بھی نہیں دے پائے گا اور ڈیل بھی نہیں مل پائے گی، اسی لیے ابھی سے کاروائی شروع نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ کاروائی سے پہلے ہی مظاہر نقوی نے سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشنل کونسل کے نوٹس کو چیلنج کر دیا۔ موصوف کہتے ہیں کہ میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ پر حملہ ہے۔ کمال ہو گیا جناب، کہ مطلب ایک جج سے اس کے پراپرٹی کے بارے میں، اس کی جائیداد کے بارے میں پوچھنا جو ہے وہ عدلیہ پر حملہ ہے۔ کمال ہو گیا، کمال کمال کمال۔ بٹ اینی ہاؤ، کونسل نے میرے اعتراضات طے کیے بغیر آندہ کاروائی کا نوٹس بھیجا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل نے 27 اکتوبر کو پریس ریلیز کر کے میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، یعنی ججوں پر الزام لگا دیا ہے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ اب یہاں پر ایک جج جس کی جائیداد کے بارے میں سوال کیے جا رہے ہیں، وہ ان سوالوں کے جواب دینے کے بجائے الٹا ججوں پر ہی الزامات لگا رہا ہے۔ یہاں پر جسٹس قاضی فیصل یاد آ گئے جب ان کو تمام عدلیہ نے مل کر نکڑ پر لگانے کی کوشش کی، کارنر کرنے کی کوشش کی اور کہا جی کہ آپ دیں حساب کتاب۔ جب سے پاکستان بنا ہے تو اس شریف انسان نے سارا حساب کتاب دیا تھا، ججوں پر الزام بھی لگایا تھا، لیکن یہاں پر الٹ ہو رہا ہے۔ الٹ کیوں ہو رہا ہے وہ آپ کو آخر میں بتاتے ہیں۔ اچھا، خیر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مصوف نے جو وکیل ہائر کیے ہیں وہ پاکستان کے مہنگے ترین چوٹی کے وکیل ہیں، ان میں مہدوم علی خان، خواجہ حارث، لطیف کھوسہ، بریسٹر علی ظفر شامل ہیں۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ ان وکلاء کی مہنگی فیس کہاں سے ادا ہوگی؟ بات تو بہت بڑی ہے کہ جناب یہ جو وکیل آپ نے ہائر کر لی ہیں، اتنے بڑے بڑے وکیلوں کی فیسیں کہاں دیں گے؟ اب آپ اسی پہ لے لیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں باقی ساری چیزیں چھوڑ کے تو ان وکیلوں کی جو جج ہے نا، یہ جو کیس جہاں چلے گا، جہاں پہ لوگ وہ کہیں گے جی تسی یہ جائیداد ساری چھڑ دو، ساری کی سارا سے کچھ چھوڑ دو، یہ بتاؤ یہ جو 4 وکیل کی ہیں ان کی جو کروڑوں روپے میں فیس ہے وہ آپ کہاں سے دیں گے؟ یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے نا، فیس کہیں نہ کہیں سے دینی ہے۔ اللہ واسطے وکیل لڑتا تو نہیں اللہ واسطے نا، وکیل جیتے یا ہارے وہ جیتے ہی ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی فیس لینی ہوتی ہے۔ یہ وہی جج ہے۔ اب فیض حمید کا ذکر گزر چکا ہے لیکن یہاں پہ دوبارہ انوالو کرنا بہت ضروری ہے۔ جنرل مشرف کے خلاف جو فیصلہ ہوا تھا، سیٹھ وقار جو فوت ہو گئے ہیں، یہ اس فیصلے کو اڑانے کے لیے اسی مظاہر نقوی کو ہائر کیا گیا تھا اور فیض حمید نے کیا گیا تھا، اور اس شرط پہ کیا گیا تھا کہ عدالت ہی اڑا دوں گا، بندہ ہی کوئی نہیں چھوڑوں گا، فیصلہ تو بہت دور کی بات ہے، نشان ہی مٹا دوں گا، لیکن مجھے سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے اور فلاں فلاں بنگلے چاہیے۔ اب وہ تمام کڑیاں جو ہیں وہ آگے جا کر ملیں گی، لیکن دوستو یہ مقافات عمل بھی ہے، آخر آپ نے بھاگ کر کہاں جانا ہے، ایک نہ ایک دن آپ نے اس کا جواب تو دینا ہی دینا ہے۔ خیر، ادھر وزیر اعظم نواز شریف بننے سے قبل چھوٹے سے چھوٹے کیس کو بھی خطا کرنا چاہتے ہیں۔ ان پر توشہ خانہ کا جھوٹا کیس بنایا گیا تھا جو کسی بھی طرح سے بنتا نہیں تھی، گاڑی لی تھی ابھی تک چل رہی ہے، حق ہے لے لی ہے۔ گاڑی لینا میرے خیال میں یا گھڑی لینا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ آپ قانون کے مطابق لے سکتے ہیں، لیکن وہ جو خود بروز کر کے لیتے ہیں نا پرائز، مطلب اس کی جو 50% سے اس کو 10% کر دیں اور پھر آپ گھڑیاں لے لیں اور پھر واپس اس کو 50% پہ کر دیں اور پھر وہ گھڑی 10 روپے کی لے کے آگے جو ہے 4 لاکھ کی بیچ دیں، وہ مسائل ہیں۔
تو यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो झूठा केस उस वक्त तोशा खाना से गाड़ी लेने पर बनाया गया था, आ, उस वक्त बनाया गया था। इस केस में मियां नवाज शरीफ ने अपनी सफाई में बयान कलम बंद कराने की इजाजत मांगी थी, जो एहतसाब अदालत ने दे दी है। मियां नवाज शरीफ 30 नवंबर को इस केस में अपना बयान जो है वो कलम बंद कराएंगे, और इसके बाद मुमकिन है केस खत्म हो जाए, क्योंकि केस था ही तब तक जब तक नवाज शरीफ मौजूद नहीं थे। अब वो वापस आ गए हैं, अदालतों को सबूत के साथ मुतमईन कर देंगे तो मेरे ख्याल में केस खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ आज मरी पहुंच चुके हैं, कुछ दिन इस्लामाबाद क्याम करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस में पेश होंगे। इसके अलावा कुछ दिनों में मौलाना फजल मान से मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा दौर के हवाले से भी जो मामलात है वो भी इस्लामाबाद में ही तय होंगे। देखिए, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना, इन पर जितने भी केस हैं, बहुत सारे लोगों को एतराज भी है कि ये केस अब इतनी जल्दी खत्म हो रहे हैं, एक एक केस खत्म हो रहे हैं। ये आई अपने केस खत्म कराने के लिए, कौन से केस खत्म करवाने के लिए हैं? वो केस जो उस वक्त झूठे तरीन केस बनाए गए थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ का तरक्की करता हुआ मुल्क जो है वो रुक जाए, लोगों को रोजगार मिलना रुक जाए, लोगों को बिजली गैस महंगी मिले, दहशतगर्दी में इजाफा हो, और फिर वो एक लाडले को ला के बिठा दें। इसलिए जो नवाज शरीफ पर केस बनाए थे, तो मेरे ख्याल में वो केस, जब वो केस ही झूठे थे, वो बनाने वाले सारे के सारे ही झूठे थे, ना वो झूठे लोग रहे, ना वो ये सब कुछ बनाने वाले रहे। तो अब ये जो नैब है या दूसरी अदालतें हैं या जिन अदारों में केस बनाए गए थे, वो अदारे क्या करें? क्या उन अदारों की मर्जी से केस बने थे? नहीं, उस वक्त जो ताकतवर थे उन अदारों से केस बनवाए गए थे। उन केसों में कोई हकीकत नहीं थी। देखिए, पूरी की पूरी तारीख खंगाल मारी है आपने। नवाज शरीफ कब से हुकूमतें करता आ रहा है, कब से अपोजिशन में, बल्कि आप उस वक्त से हिसाब लगा लें कि नवाज शरीफ कब वजीर खजाना बढ़े, कब सियासत में वो उन्होंने दाखिल हुए, उस वक्त से लेकर वजीर आजम के ओहदे तक 2016-17 तक पूरी कोशिश की। मीडिया पूरा एक साइड पर, अदलिया सारी एक साइड पर, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सारी एक पैर पर, बल्कि कहा जाए तो पूरी की पूरी फौज समेत एस्टेब्लिशमेंट एक साइड पर होगी कि किसी तरीके से, किसी जगह से कोई कमीशन, कोई किकबैक्स, कोई हेरा फेरी निकाली जाए नवाज शरीफ की, और फिर उस पर उनको सजा दी जाए। लेकिन सदके जाऊं मैं अपने कायद पर कि उन लोगों को, इन तमाम ताकतों को, जिसमें मीडिया, जिसमें अदलिया, जिसमें फौज, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट, तमाम के तमाम लोग शामिल थे, कुछ नहीं मिला। कुछ मिला क्यों नहीं? क्योंकि मुझे याद है, चाहे वो आबद शेर अली हो, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हो, चाहे वो दूसरे जितने भी बड़े बड़े लीडरान थे जो ये कहते हैं कि हम नवाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के हक में कसम देने के लिए तैयार हैं, कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हैं, कि मैंने देखे दुश्मन से दुश्मन, बड़े से बड़ा मुखालिफ, चौधरी निसार साहब से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में नवाज शरीफ को कभी किकबैक और कभी मैंने अपनी जिंदगी में उनको किसी किस्म की कमीशन लेते नहीं देखा, और मैं, जब मैंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं, मेरे सामने हुआ नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि नवाज शरीफ किसी किस्म की करप्शन कर सकता है? ये मुखालिफ तरीन सियासतदान जो इस वक्त नवाज शरीफ के साथ नहीं है, वो भी ये बयान दे रहा है। तो फिर वो तारीखी फैसला आया जिसमें साकब निसार जैसे फिक्स किए हुए बंदे ने, जो अपने बेटी के कुछ महंगे लहंगों के लिए और अपने बेटे की तगड़ी वकालत के लिए और एक तगड़े घर, और पता नहीं आई डोंट नो कब्र में क्या लेके जाएगा, ये सारा कुछ कंप्रोमाइज किया। और फिर वो जो दुबई वाला बैठा हुआ है वहां पर, वो इमरान खान का पुराना मेहरबान, वहां से मिला क्या जी कि ये मियाँ साहब जब यहाँ पे लंदन रहते थे दुबई में, तो यहाँ पे रहने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो बेटे की जो फर्म थी उसमें डायरेक्टर की जॉब क्रिएट की गई, और वो वहां पर पेश की गई, तो उनको रहने का इजाजतनामा मिला, जिसे अकामा कहते थे। तो उसके लॉ के मुताबिक जाहिर है, अब डायरेक्टर है तो आपको सैलरी भी लेनी चाहिए, लेकिन सैलरी ली नहीं क्योंकि जॉब करते नहीं थी, तो वो एक फर्जी सा खत था। लेकिन यहां पर कहा गया क्योंकि आप ले सकते थे, आपने ली नहीं, इसलिए आप बेईमान हैं। और बेईमान जो है, जो जिसने जिसने कोई मतलब इस किस्म का झूठ बोला है, वो सादक और अमीन नहीं है, और हम आपको वजारत उज़्मा से हटा रहे हैं। ये वो सारे का सारा किस्सा है जो किया गया था उस वक्त। तो अब क्या आपको लगता है कि उस झूठे केसों में नवाज शरीफ की बरीयत हो रही है? उस वक्त के ये जो केस बनाए हुए हैं तोशा खाने वाले, उसमें नवाज शरीफ की जान छूट रही है, तो क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है। हर जाने के साथ नवाज शरीफ के साथ माफी मांगनी चाहिए उन तमाम अदालतों को जिन्होंने ये केस बनाए, उन तमाम अदारों को रिटर्न माफी मांगनी चाहिए कि हमें माफ कर दें, हमने उस वक्त के जो अवाम के वोटों से इलेक्ट होकर आए थे उसके खिलाफ साजिश की है। ये सब कुछ होना चाहिए। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, आने वाला वक्त नवाज शरीफ का है। 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला शेर पर मोहर लगेगी, 9 को रिजल्ट आएंगे, और 10 को ये कन्फर्म हो जाएगा कि मियां मोहम्मद नवाज साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। बहुत सारी दूसरी बातें हैं, इंशाल्लाह अगले भी लोग में करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, मुझे ज़रा ये करके कमेंट करके ये बता दें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कौन सी तारीख को हल्फ उठाएंगे? आप ये ज़रा तारीख बताएं। 8 को इलेक्शन तो हो जाएंगे, आपके ख्याल में हलफ उठाने की तारीख कौन सी होगी जब चौथी दफा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हलफ उठा रहे होंगे?
بہت زیادہ خیال رکھیں. سوشل میڈیا ٹاک شو 1 فیس بک پر پیج لائیو کریں اور ہمارا جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں. بہت شکریہ دوستوں, خدا حافظ.